आज शुरुआत भारत के लोकतंत्र से करते हैं। हमारे लोकतंत्र में डेमोक्रेसी वर्सेस टू मच डेमोक्रेसी को लेकर काफी चर्चा होती है, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र बनाम जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र। जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र तब माना जाता है जब गलत को भी हक और अधिकार मान लिया जाता है। इससे लोकतंत्र में मॉब डेमोक्रेसी का विचार बल लेता है, जिसे भीड़ का राज या भीड़ तंत्र भी कहते हैं। और आज हम इसी भीड़ तंत्र का एक विश्लेषण करना चाहते हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजस्थान के जयपुर जिले से आई हैं, जहां देर रात चोमू कस्बे में हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने का कारण यह था कि पुलिस एक मस्जिद के बाहर हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती थी। पुलिस के अनुसार उसने मस्जिद के संचालकों को इसकी सूचना भी दी थी। उन्हें यह बताया था कि मस्जिद के बाहर सड़क किनारे जो पत्थर रखे गए हैं वो नियमों के खिलाफ है। खुद मस्जिद के संचालकों ने इन पत्थरों को हटाने पर अपनी सहमति दी, लेकिन आरोप है कि जब इन पत्थरों को वहां से हटाया गया तो कुछ लोगों ने बाउंड्री बनाने के लिए मस्जिद के बाहर बिना अनुमति लोहे की रेलिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। और जब पुलिस की तरफ से इस अतिक्रमण को रोकने की कोशिश हुई तो वहां मौजूद लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और हालात इतने बिगड़ गए कि पूरे कस्बे में इंटरनेट को बंद करना पड़ा। इस हिंसा में 6 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। आप भी इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो नृशंस अत्याचार हो रहा है, उस पर भारत में इसी सिद्धांत के साथ राजनीति हो रही है। जैसे कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वही स्थिति भारत में भी दिखाई देती है उन्हें। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हालिया हमले भारत में मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों की प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर कहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर इसीलिए हमले हो रहे हैं क्योंकि भारत में बीजेपी के नेता मुस्लिम महिलाओं के हिजाब खींच रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भारत को हिंदुस्तान कहने के बजाय लिंचिस्तान कहती है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवई कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है, लेकिन इसी तरह की लिंचिंग भारत में भी हुई है। और मौलाना रशीदी कहते हैं कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले हमलों को नरसंहार नहीं मानते। अब इन सारे बयानों का लब्बो-लुआब यही है कि बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य है और अगर कहीं स्थिति खराब है तो उनके अनुसार वो भारत में है और भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों का दमन हो रहा है। हमारे पास कई आंकड़े हैं जो इस नजरिए को पूरी तरह खारिज करते हैं, लेकिन आज हम इसे बताने के लिए आंकड़ों की नहीं बल्कि तस्वीरों की मदद लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश से केवल 400 किलोमीटर दूर भारत के मुर्शिदाबाद जिले से आई हैं। आज मुर्शिदाबाद की उस जमीन पर लगातार तीसरी बार जुमे की नमाज पढ़ी गई, जहां अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद का निर्माण होने वाला है। दावा है कि इस बार जुमे की नमाज के लिए 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए, जिनमें कई लोग दूसरे जिलों और राज्यों से भी आए। सोचिए, जिस विवाद का निपटारा साल 2019 में इस देश की सर्वोच्च अदालत ने किया था, उस विवाद को हुमायूं कबीर ने फिर जिंदा किया और अब वो इस मस्जिद के सहारे पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हजारों आम मुसलमानों की भीड़ जुटा रहे हैं। यहां सवाल यह है कि क्या इन तस्वीरों को देखकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि भारत में मुसलमानों के साथ वही जुल्म हो रहा है जैसे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है? और क्या आप सोच सकते हैं कि हुमायूं कबीर की तरह बांग्लादेश में भी कोई हिंदू नेता अयोध्या जैसा राम मंदिर बनवा पाए? कड़वा सच तो यह है कि बांग्लादेश में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ राजनीति के लिए भारत के मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और इसी दौरान बांग्लादेश की स्थिति को कम आंकने की कोशिश की जाती है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, फॉल्स इक्विवेलेंस, यानी दो मामलों के बीच झूठा और गलत संतुलन बैठाना। और अभी हमारे देश में कुछ नेता यही कर रहे हैं। वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ गलत तुलना कर रहे हैं और ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सब के बीच आज भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की निंदा की है और ये उम्मीद जताई है कि इस अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Maimen Singh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice.
over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. भारत उम्मीद तो कर रहा है कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के दोषियों को कड़ी सजा मिले, लेकिन सवाल यही है कि क्या ऐसा मुमकिन भी हो पाएगा? पिछले 1.5 सालों का वक्त बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के लिए अच्छे दिन लेकर आया है, जब पूरा बांग्लादेश जानता था कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में जमाते इस्लामी की सबसे बड़ी भूमिका है। तब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जमाते इस्लामी पर लगे सभी प्रतिबंधों को वापस ले लिया। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की गजेट नोटिफिकेशन में यह कहा गया कि जमाते इस्लामी और उससे जुड़े संगठनों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है और इसीलिए यह प्रतिबंध हटाया जाता है। इसके बाद जून 2025 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमाते इस्लामी के चुनावी पंजीकरण को भी पुनर्स्थापित कर दिया, जिससे वो फरवरी 2026 में होने वाले चुनावों में भाग लेने के लिए योग्य हो गए। राजनीतिक और कानूनी कदमों के साथ ही एक बड़ा मामला यह भी सामने आया कि वरिष्ठ जमात नेता एटीएम अजहरुल इस्लाम की 1971 के युद्ध अपराधों से जुड़ी मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और रिहा कर दिया उन्हें। बड़ी बात यह है कि जो कट्टरपंथी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए गिरफ्तार हुए थे वो तो छूटे ही, साथ ही उन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को भी रिहा कर दिया गया जो भारत में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते थे। इनमें अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी का भी नाम है, जो जेल से बाहर आ चुका है और अब जमाते इस्लामी के प्रभावशाली लोगों में शामिल है। इन बातों से यह पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने खुद जमाते इस्लामी को फिर से जिंदा करने में उसकी मदद की है। आपको ये बताते हैं कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब अमेरिकी सेना ने धर्म के आधार पर किसी देश पर हमला किया है। इस देश का नाम है नाइजीरिया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नाइजीरिया में इस्लामिक कट्टरपंथी और आइसिस के आतंकवादी ईसाई धर्म के लोगों को निशाना बना रहे थे, जिसकी वजह से अमेरिका ने नाइजीरिया पर यह एयर स्ट्राइक की है। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अगर अमेरिकी सेना नाइजीरिया के ईसाइयों को बचाने के लिए आतंकवादी समूहों और इस्लामिक कट्टरपंथियों पर कार्रवाई कर सकती है, तो भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि नाइजीरिया में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर यह एयर स्ट्राइक की। नाइजीरिया पश्चिमी अफ्रीका के बड़े देशों में से एक है। अगर आप नाइजीरिया के इस नक्शे को देखेंगे तो वो मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। उत्तर के इलाकों में मुस्लिम आबादी रहती है, दक्षिण के इलाकों में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार जिन आतंकवादी संगठनों पर ईसाइयों की हत्या करने के आरोप लगते हैं वो उत्तरी नाइजीरिया में ज्यादा सक्रिय हैं और अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने भी ये एयर स्ट्राइक उत्तरी नाइजीरिया के सोकोतो राज्य में की है। सोकोतो वही राज्य है जिसकी सीमा पड़ोसी देश नाइजर से लगती है। इस देश का नाम हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि पहले आतंकवादी संगठन आइसिस इसी इलाके में सक्रिय था, लेकिन बाद में उसका विस्तार नाइजीरिया तक हो गया। आज नाइजीरिया में आइसिस को इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस कहा जाता है, जो ईसाइयों की टारगेट किलिंग करता है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उनकी सेना ने इस आतंकवादी संगठन के 2 ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला यूनाइटेड स्टेट्स अफ्रीका कमांड ने किया है, जो पूरे अफ्रीका में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को संभालता है और अब तक ऐसी जानकारी है कि यह हमला गिनी की खाड़ी से हुआ, जहां एक युद्धपोत से 12 से ज्यादा मिसाइलें नाइजीरिया के आतंकवादी ठिकानों पर दागी गईं। देखिए, इस हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने आइसिस के आतंकवादियों को कूड़ा बताया है। यह भी कहा है कि ये आतंकवादी निर्दोष ईसाइयों की चुन चुन कर हत्या कर रहे थे। नाइजीरिया में ईसाइयों पर ऐसी बर्बरता और क्रूरता हो रही थी जो पिछली कई सदियों से नहीं देखी गई। उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर भी बताया है और यह भी कहा कि जब तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तब तक कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ये एयर स्ट्राइक नाइजीरिया सरकार की सहमति से हुई है और नाइजीरिया ने भी कहा है कि वो अमेरिका की इस मदद के लिए उसका स्वागत करता है। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए क्योंकि जब नाइजीरिया की सरकार को ये लगा कि वो आतंकवादियों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है, तब उसने अमेरिका की मदद ली और अमेरिका ने भी नाइजीरिया के ईसाइयों को बचाने के लिए क्रिसमस की शाम को यह हमला किया। आज सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारें कभी ऐसा करेंगी? क्या वो कभी इस बात को मानेंगी कि उनके लिए कट्टरपंथी ताकतों और आतंकवादियों को रोकना नामुमकिन हो गया है और वो इनके खिलाफ दूसरे देशों की मदद चाहते हैं? पाकिस्तान को छोड़िए, क्या बांग्लादेश अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने के लिए ऐसी कोई पहल करेगा? और क्या अमेरिका को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की उतनी चिंता होगी जितनी उसे नाइजीरिया के ईसाइयों की है? हकीकत तो यह है कि आज बांग्लादेश उसी राह पर चल रहा है जिस राह पर आगे बढ़ते हुए नाइजीरिया का यह हाल हुआ है। स्प्रिंगर नेचर में प्रकाशित हुए एक रिसर्च पेपर के अनुसार सिर्फ 35 साल पहले नाइजीरिया में मुसलमानों की आबादी 25% थी और ईसाइयों की आबादी 60%। लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। आज नाइजीरिया में 50% आबादी ईसाइयों की है और 50% आबादी मुसलमानों की है और इन दोनों धर्मों में नाइजीरिया उत्तर और दक्षिण में पूरी तरह से बंट चुका है। बड़ी बात यह है कि अब दक्षिण के इलाकों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे आतंकवादियों की क्रूरता है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता राइली मूर के अनुसार अकेले साल 2025 में 7,000 ईसाइयों की हत्या हुई। इसका मतलब यह हुआ कि नाइजीरिया में हर दिन औसतन 35 ईसाइयों को मारा जा रहा था। ओपन डोर्स की एक और रिपोर्ट यह बताती है कि 2009 से अब तक 50,000 से ज्यादा ईसाई मारे जा चुके हैं और इस दौरान 19,000 से ज्यादा चर्चेज पर हमले हुए हैं। आज जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसा ही एक जमाने में नाइजीरिया में हुआ था। नाइजीरिया में जब ईसाई बहुसंख्यक थे तब कट्टरपंथी मोहम्मद यूसुफ ने बोको हरम की शुरुआत की थी। यहां बोको हरम का मतलब था पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को इस्लाम के खिलाफ बताकर उसका विरोध करना। शुरुआत में बोको हरम को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, 2005 में नाइजीरिया में 7,000 ईसाइयों की हत्या हुई थी और उस हिसाब से वो गणना हमने आपको बताई। अब हम बोको हरम की बात आपको बता रहे हैं। बोको हरम के कट्टरपंथियों ने मस्जिद और मदरसों के नाम पर ईसाइयों को निशाना बनाया, उनके खिलाफ नफरत भड़काई। तब बोको हरम की इन गतिविधियों को नजरअंदाज किया गया। सरकार को यही लगता था कि बोको हरम का उद्देश्य इस्लामिक रीति रिवाजों को बढ़ावा देना, जबकि हकीकत में बोको हरम इस्लामिक कट्टरवाद के लिए एक नई जमीन तैयार कर रहा था। 2009 में जब बोको हरम और नाइजीरिया की सेना के बीच खूनी संघर्ष हुए और इनमें कई लोगों की जानें गईं, तब नाइजीरिया की सरकार ने बोको हरम को एक आतंकवादी संगठन माना। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोको हरम इतना ताकतवर हो गया था कि उसने न सिर्फ उत्तर पूर्वी नाइजीरिया के कई इलाकों पर कब्जा किया, बल्कि धीरे धीरे ईसाइयों का सफाया करना शुरू कर दिया। इसके अलावा नाइजीरिया में जब आईसिस का प्रवेश हुआ, तब बोको हरम से अलग हुए आतंकवादियों ने ही उसका साथ दिया। और सोचिए, आज बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। आज बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की कट्टरपंथी गतिविधियों को उसी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है जिस तरह नाइजीरिया में बोको हरम के साथ हुआ था। और हमें लगता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार भी इसी गलती को दोहरा रही है। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि बांग्लादेश में सिर्फ ईसाइयों पर जुल्म नहीं हो रहे, इस्लामिक कट्टरवाद के कारण मुसलमानों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही। आतंकवादियों के कारण निर्दोष मुसलमान भी इस संघर्ष में निशाना बनते हैं और ईसाइयों के भी कुछ कट्टरवादी समूहों पर यह आरोप लगता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक हिंसा कर रहे हैं। इस वीडियो पर आप ये भी नहीं कह सकते कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। वैसे जैसा हमने पहले कहा, हमारा विश्लेषण 2-4 व्यक्तियों पर नहीं है। हमें नहीं लगता इनमें से ऐसा कोई होगा जिनका कोई आपराधिक इतिहास हो। इस मायने में ये लोग समाज के तथाकथित सभ्य लोग ही हैं। लेकिन क्या हो जाता है, आखिर ये सोच कैसी है कि बस सरकारी माल है तो उड़ा लो। पहली बार ऐसा लखनऊ में ही हुआ हो ऐसा भी नहीं है।
महंगी गाड़ी से गमला चुराने वाली इस तस्वीर को आपने जरूर देखा होगा। गुरुग्राम की यह तस्वीर फरवरी मार्च 2023 में खूब चर्चा में आई थी। जो गमले चुराए गए वो G20 आयोजन के लिए, सुंदरता के लिए लगाए गए थे। अक्टूबर 2023 में भी G20 आयोजन के कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में भारत मंडपम और प्रगति मैदान के बाहर रखे गमले गायब होने की रिपोर्ट्स आई थी। अगस्त 2025 की मीडिया रिपोर्ट्स में गाजियाबाद में नालों को ढकने के लिए रखे गए लोहे के ड्रेन गेट चुराते 2 लोगों की तस्वीरें वायरल हुई थी। मुंबई महानगर पालिका BMC के आंकड़ों के अनुसार 2024 में जनवरी से जून के बीच 220 मैनहोल कवर चुरा लिए गए। 2024 में NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगवाईं, उनमें से करीब 40 खंभों में से बिजली के तार काट लिए गए। 2023 की न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के समस्तीपुर में 2 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक चुरा लिया गया। उसी साल पटना के सब्जीबाग में 29 फीट लंबा मोबाइल टावर उखाड़ ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। 2022 में बिहार के रोहतास में 60 फीट लोहे का पुल काट ले जाने की खबरें आई थी। 2017-18 की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के AC डब्बों में से 21 लाख तौलिए, बेडशीट, कंबल और अन्य सरकारी सामान गायब हुए। इनकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी। ये हमने सिर्फ चंद उदाहरण रखे हैं। ऐसे एक नहीं अनेक मामले हैं, और ऐसे मामले देश के किसी एक कोने या किन्हीं खास जगहों की बीमारी नहीं है। यह समाज के कुसंस्कार का वो सच है जो भारत को परेशान करने वाला तथ्य है। अगर भारत को एक गोदाम माने तो क्या ऐसी चोरियां उस गोदाम में चूहे की सेंध सरीखी नहीं? भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में क्या सरकारी माल को अपना माल समझने की यह फितरत भारत की ग्रोथ स्टोरी में स्पीड ब्रेकर नहीं है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी CPI में 2024 की रैंकिंग में भारत 96वें पायदान पर था। 2024 की CPI रैंकिंग है नंबर 1 डेनमार्क, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 सिंगापुर, नंबर 4 न्यूजीलैंड और नंबर 5 पर लग्जमबर्ग, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। बात सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रैंकिंग की नहीं है। दिसंबर 2024 में प्रकाशित लोकल सर्कल्स के सर्वे में भारत के 159 जिलों में लगभग 66% व्यापारिक कंपनियों ने कहा कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में रिश्वत दी। 54% ने कहा कि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया गया। सर्वेक्षण में शामिल केवल 16% व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने दावा किया कि वो हमेशा रिश्वत दिए बिना काम करवाने में कामयाब रहे। 19% ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी का छोटा भ्रष्टाचार राष्ट्र का बड़ा नुकसान करता है, और हद तो इस बात की है कि हमारी दिनचर्या में व्याप्त ऐसी कई आदतें हैं जिन्हें हम चोरी या भ्रष्टाचार मानने को तैयार नहीं होते। मनी लॉन्ड्रिंग, गबन, उगाही जैसे अपराधों की तो साफ सजा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भाई भतीजावाद, पद का दुरुपयोग, किसी के पहचान की चोरी, पक्षपात जैसे मामले भी चोरियां हैं। काश हम ये बात सोच पाते, काश हम ये बात समझ पाते। अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर है, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अकबर इलाहाबादी साहब से माफी के साथ यही कहना चाहते हैं कि दुनिया का तलबगार होने में भी बुराई नहीं, खरीदार होने में भी बुराई नहीं, लेकिन सरकारी माल दबाना जरूर बुरा है। अमेरिका को पाकिस्तान का आतंकवाद क्यों नहीं दिखता? इस बात को हम फिर से इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में यह खुलासा हुआ है कि 2001 में जब राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश की मुलाकात हुई थी, तब इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ था। उस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि पाकिस्तान एक जुंटा शासन की तरह है जहां सरकार से ज्यादा सेना की चलती है, और ऐसे में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों का होना खतरे से खाली नहीं। उस वक्त जॉर्ज W. बुश ने राष्ट्रपति पुतिन की इन बातों पर सहमति जताई थी और अमेरिका ने माना था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और सोचिए 24 साल में पाकिस्तान पर कौन सा प्रतिबंध लगा या उसके परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए कौन से कदम उठाए गए।
आज पाकिस्तान ने धीरे धीरे करके अपने परमाणु हथियारों की संख्या 170 तक बढ़ा ली है और पाकिस्तान यह भी कह चुका है कि उसके परमाणु हथियार इस्लामिक परमाणु हथियार है। पाकिस्तान वही देश है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया परमाणु हथियार विकसित कर पाया और उसी की मदद से इराक और ईरान को भी परमाणु हथियार विकसित करने की टेक्नोलॉजी पता चली। लेकिन इसके बावजूद दुनिया पाकिस्तान को गंभीरता से नहीं लेती। आज ये स्थिति और चिंताजनक हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का नियंत्रण आसिम मुनीर के पास है और आसिम मुनीर किसी कट्टरपंथी से कम नहीं है। हाल ही में आसिम मुनीर ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से खुद आते हुए देखा था और इस कार्यक्रम में उसने कुरान की आयतें भी पढ़ी थी। आज हम बस यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया ने एकजुट होकर साल 1994 में यूक्रेन के परमाणु हथियार उससे वापस ले लिए थे, ठीक वैसा ही पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक अस्थिर और खतरनाक देश है।